हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के मतलब जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, 4 वीडियो में हमने उसको समावेशन कर रखा है। आप लोग चाहें तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में उठा करके देखें, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, डेट आपको जरूर याद रखना है। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो ये देखिए, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 को हुई थी। बात करते हैं रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट के बारे में कि शुरुआत में आरबीआई की स्थापना प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी। यानी जो आरबीआई थी वो पहले क्या थी, एक प्राइवेट बैंक थी। लेकिन हाँ, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, मतलब इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन हो गया। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, ये डेट भी मतलब ये सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मतलब अगला जो फैक्ट हुआ आपका एग्जाम के लिए वो क्या है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कोलकाता में था। आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पहले कहाँ था। तो कहाँ था, वो कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और तभी से मुंबई इसका प्रधान कार्यालय हो गया। कहने का मतलब है कि जो मुंबई है इसका क्या है, मुख्य कार्यालय है। तो इसका जो मुख्य कार्यालय वो क्या है, मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ये 1935, 1 अप्रैल 1935 और 1949 राष्ट्रीयकरण के बारे में, और आपको मतलब इसका जो पहले मुख्यालय कहाँ था, वो कहाँ था, कोलकाता में, और अब कहाँ है, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देख ही पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि दिल्ली में जो है जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो मुगल काल में हुआ था। कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल काल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा। ठीक है, यहाँ मैंने फोटो लगा रखा है, आप इसको प्रॉपरली देख लीजिए। और उसके बाद इसका जो निर्माण कार्य था वो 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में पूरा हुआ था। इसके जो मतलब बनवाया था किसने, आप सभी को पता है कि भैया मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था, बात आप सबको पता होगी। इसका स्थल कहाँ है, मतलब किस जगह पे, तो दिल्ली के चांदनी चौक के पास स्थित है। ठीक है, लाल किले के ये निकट में है। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों, इसकी जो वास्तुकला शैली है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब जो भी आपके क्या बोलते हैं इस तरह से चीजें होती हैं उनकी शैलियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो वास्तुकला शैली के बारे में बात करते हैं तो मुगल शैली में है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और बात करते हैं कि इसकी जो क्षमता है आप सभी को पता होगी, देखिए कि 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 25,000 लोग, देख रहे हैं आप इतनी भीड़। बात करते हैं मेरे भाई, इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि मस्जिद ए जहानुमा कौन है या किस नाम से, मतलब दूसरे नाम से जानी जाती है, तो आप जामा मस्जिद या फिर मस्जिद ए जहानुमा के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। मस्जिद ए जहानुमा का अर्थ क्या है, दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। और बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, तो 3 बड़े गुंबद। ठीक है, 3 बड़े गुंबद संगमरमर से बने हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 बड़े गुंबद बने कि नहीं बने, जी बिल्कुल। एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए, और एक यहाँ पर देखिए। और उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि मस्जिद में ऊंची 2 मीनार हैं, मस्जिद में ऊंची 2 मीनार हैं, और उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। तो 2 ऊंची मीनार कहाँ पर हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जो 2 ऊंची मीनार हैं आपका, एक ये और एक ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका
आप स्क्रीन पर प्रॉपर्ली देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति, यानी यहाँ आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप सभी को पता होगा भैया श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से इसका जो रिलेशन है। बात करते हैं श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। इसका उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर देश को दुग्ध उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना था। यह क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के तहत वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं इसकी जो शुरुआती तो श्वेत क्रांति का प्रमुख हिस्सा ऑपरेशन फ्लड के तहत स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से, जो दूध उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय अभियान था। और बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति, आपको मैंने बता दिया कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और दूध उत्पादों का आयात घटाना, क्योंकि दूध बाहर जाता था तो भैया बाहर से आए, इससे अच्छा है कि अपने देश में ही उसका प्रोडक्शन करें। कितना बढ़िया होगा, जरूरी भी है। ठीक है, जरूरी भी है। अगर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम इसका निर्यात भी कर पाएंगे, हमेशा आयात के भरोसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। चलिए, और बात करते हैं ग्रामीण किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी इसका एक क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। मतलब ये समझिए श्वेत क्रांति के तहत जो है इतना मतलब रेवोल्यूशन आया, इतना मतलब इतना परिवर्तन आया मेरे भाई, कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो साइंस से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। सभी को लोग को पता होगा मेरे भाई, चींटी के एसिड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो चींटी होती है, लाल चींटी, उसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता था, फॉर्मिका। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी। क्या होता है, लाल चींटी। तो लाल चींटी के आसवन से ये फॉर्मिक एसिड निकाला गया था। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आप लोगों ने देख लिया। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, मतलब केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है HCOOH होता है। आप सभी को पता होगा कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह जब जुड़ता है तो क्या होता है, हमारा एसिड होता है। वो क्या होता है, हमारा एसिड होता है। बात करते हैं यहाँ पर कि प्रभाव क्या होता है, तो चींटी के डंक से त्वचा पर जलन, दर्द और सूजन होती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा चींटी अगर आपको काट लिया होगा तो किस तरह से जलन महसूस होती है। और बात करते हैं कि फॉर्मिक एसिड का उपयोग यह एसिड रसायन उद्योग में भी इस्तेमाल होता है, जैसे चमड़ा, टैनिंग और कपड़ा प्रसंस्करण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर चींटी काट लेती है या डंक मार देती है, उसका उपचार क्या है, चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जा सकता है। अब क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उसके डंक से क्या निकलता है, एसिड। क्या निकलता है, एसिड। और आपको पता है जो आप बेकिंग सोडा लगाओ क्या है, क्षार, यानी कि वो है बेस। अब आपको पता है एसिड और बेस मिलकर के कौन सी क्रिया करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया। तो एसिड और बेस मिलकर हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे भाई, क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर, यानी अम्ल और क्षार मिलकर के हमेशा लवण और जल बनाते हैं, तो न्यूट्रल हो जाता है। और इसीलिए इस प्रोसेस को, इस क्रिया को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, हाँ वो चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। शॉर्ट में इसको AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट है वो आपको ध्यान देना कि शुरुआत में इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1875 में इसको स्थापित किया गया था। और बाद में 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यानी कहने का मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको किस नाम से जाना जाता था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में इसको जाना जाता था। लेकिन आज के दिन में इसको किस नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए कब इसको नाम चेंज किया गया, 1920 में चेंज किया। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा प्रश्नों को समावेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसको बता सकते हैं, वरना
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है मेरे भाई। और पार्टिकुलर किसी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों अब जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो रेलवे के लिए स्पेशल साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जुड़िएगा उस क्लास से, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।